सच्चे प्यार की अधूरी दास्तान। इलाहाबाद की शांत गलियों में सुधा और अमित की प्यार की कहानी आज भी काफी चर्चित है। यह एक सैड स्टोरी इन हिंदी है, जहां दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन अमित ने सुधा के प्यार को सदा के लिए अपने मन में बसा लिया। इस दुखभरी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। सुधा और अमित की मुलाकात, एक अनोखी शुरुआत। सुधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अंकुश शुक्ला की बेटी थी। वही अमित इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला अमित को बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही वे उसे जानते थे। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत की थी। अमित काफी सालों से डॉक्टर शुक्ला के घर आया जाया करता था। इसी दौरान सुधा और अमित गहरे दोस्त बन गए। सुधा बिना एक शब्द भी कहे बिना अमित के मन को पढ़ लेती थी। बचपन की हंसी, किताबों पर बहस, चाय की प्याली में बूंदें और शाम की पीली रोशनी में दोनों की खामोशियां, सब कुछ जैसे एक दूसरे के बिना अधूरा था। सुधा और अमित को हुआ एक दूसरे से प्रेम। अमित हमेशा सुधा की पढ़ाई में मदद किया करता था। उसे कहीं बाहर जाना हो तो वो भी अमित की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में कभी दोनों के रिश्ते को लेकर डॉक्टर शुक्ला के मन में कोई विचार नहीं आया था। सुधा और अमित भी मन ही मन एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं था। अमित को पता था कि वो एक गरीब ब्राह्मण है, जबकि सुधा एक सम्मानित परिवार की इकलौती संतान है। वो डॉक्टर शुक्ल की बेटी है, जिन्होंने उसे बेटा मानकर पाला है। शायद यही वो रिश्ते की गरिमा थी, जो अमित को सुधा अपने करीब लाने से रोकती थी। लेकिन जब एक दिन सुधा के लिए रिश्ता आया, तो अमित अंदर तक टूट गया। ये पहली बार था जब सुधा ने अमित से अपने प्यार का इजहार किया हो। सुधा ने अमित से कहा, बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम विशाल है और वो कानपुर का बहुत बड़ा वकील है। अमित का मन सुन्न हो गया, पर फिर भी मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तुम बहुत खुश रहोगी। सुधा उसे देखकर बोली, ये झूठी मुस्कान बाबूजी को दिखाना, मैं भी जानती क्या कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम बाबूजी से जाकर बात क्यों नहीं करते? अगर तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं उनसे बात करती हूँ, वो अपनी इकलौती लड़की की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अमित ने उसे समाज और पिता का वास्ता देखकर रोक लिया। डॉक्टर शुक्ला ने तय किया सुधा का विवाह। अमित डॉक्टर शुक्ला को बहुत अच्छे से जानता था। बातों बातों में कई बार उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था, और हर बार उसे यही पता चला कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। अमित सुधा की आत्मा से प्रेम करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुधा और डॉक्टर शुक्ला के बीच दरार आए। यही वो मोड़ था जहां इस सैड स्टोरी इन हिंदी ने एक ऐसा दर्द लिया जो जिंदगी भर के लिए उनके दिलों में रह गया। आखिरकार सुधा का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, सुधा की आंखें अमित को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं दिखा। वो जानती थी, अमित की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। सुधा चली गई, पर अमित के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। यह ऐसा खालीपन जिसे वो भरना चाहता था, पर सुधा के अलावा उसे कोई और नहीं भर सकता था। वह आत्महीन हो गया। अमित अब डॉक्टर शुक्ला के यही रहने लगा था। सुधा और अमित के अलावा उनका कोई और था भी नहीं। अब अमित दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी की पीएचडी पूरी हो गई और वो प्रोफेसर बन गया। दिन भर वो कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी रातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। सुधा ने अमित को कई पत्र भेजे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि सुधा उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने सुधा के प्रति के प्रेम को काम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। इस बीच सुधा मुश्किल से एक दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी। लेकिन एक दिन अमित किसी मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसके सामने से एक कार गुजरी और उसमें बैठी आंखें उसी की तरफ देख रही थी। कार शुक्ला भवन में आकर रुकी। कार में सुधा थी। अमित बना सुधा के लिए गुनाहों का देवता। अमित ने 1 साल बाद सुधा को देखा था, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब सुधा की आंखों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। सुधा ने जानती थी कि अब वो विवाहिता थी, पर उसमें वही आत्मा थी जो अमित से जुड़ी थी। अमित ने सुधा से पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारे बिना कभी नहीं हो सकती, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ कि जिस प्रेम को उसने समाज के बंधनों के चलते त्याग दिया था, वो अब उसी प्रेम का गुनाहगार बन गया है। डॉक्टर शुक्ला के बारे में सोचते सोचते उसने सुधा के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। अमित ये सब सोच ही रहा था कि सुधा उठी, बोली, अमित तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अब मैं जानती हूँ तुमने मुझसे कितना प्रेम किया। हमारा प्रेम शरीर का दिखावा नहीं बल्कि मन से मन का मिलन था। लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या तुमने एक बार भी चाहा था मेरे साथ जीवन बिताना?
सुधा के इस सवाल पर अमित चुप रहा। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, पर आंखों में जवाब था। अमित हमें जवाब देना चाहता था पर वो नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह सुधा अब पहले वाली सुध नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो किसी और की अमानत है। सुधा घर के अंदर चली गई, पर अमित वहीं बैठा रहा, एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वो जान चुका था कि प्रेम की पूर्णता साथ रहने में नहीं होती, बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव में होती है जो समय, दूरी और समाज से परे होता है। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई, एक अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत। अगले जन्म में मिलने की कस्में ही उनका आखिरी वादा बनी। प्यार की राह में 3 कठिन पड़ाव, आरव और मीरा की सच्ची प्रेम कहानी। दादी नानी की कहानियों में अक्सर हमें राजकुमारों का जिक्र मिलता है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार ने अपनी सच्ची प्रेमिका को पाने के लिए 3 ऐसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण पड़ावों का सामना किया, जिनसे पार पाना आसान नहीं था। इन परीक्षाओं में उसे न केवल साहस की जरूरत पड़ी, बल्कि उसका अडिग प्यार और मजबूत इरादा ही उसे इन मुश्किलों से उबार सका। तो जानिए, आखिर वो राजकुमार इन 3 कठिन रास्तों को कैसे पार करता है और अपनी राजकुमारी को किस अनोखे तरीके से प्राप्त करता है। क्या राजकुमार का प्यार सच में इतना ताकतवर था? आइए जाने इस रोमांटिक और दिलचस्प कहानी को। सच्चे प्यार की अनकही कहानी। रतनगढ़ नाम के राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत ही साहसी और समझदार था। एक दिन आरव घोड़े पे सवार होकर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की ओर निकला। जंगल में घूमते घूमते आरव की नज़र चंद्रपुर की राजकुमारी मीरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमारी मीरा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन वास्तव में देखने में वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। आरव को उन्हें पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। मन ही मन आरव ने मीरा से शादी करने का निश्चय किया। लेकिन इस शादी में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वो थी राजकुमारी मीरा के पिता राजा वीर प्रताप सिंह की घोषणा। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी मीरा से शादी करना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमार आरव ने ठान लिया कि वो अपने प्यार को पाने के लिए इन सभी परीक्षाओं को पास करेगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों परीक्षाओं को पार करने के लिए चंद्रपुर की तरफ निकल पड़ा। पहली परीक्षा, रहस्यमयी जंगल को पार करना। राजकुमार की पहली परीक्षा एक गहरे जंगल से होकर गुजरने की थी। ये एक रहस्यमयी जंगल था, जहां भूतों और जंगली जानवरों का बसेरा था। अच्छे अच्छे जानबाज का दिल इस जंगल में आने के नाम से ही कांप जाता था। आरव के मित्रों ने उसे काफी मना किया कि वो उस जंगल से होकर न आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई राजकुमारों ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन राजकुमार आरव के मन में मीरा के लिए अथाह प्रेम था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। राजकुमार ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर निकल गया। भूतों से बचने के लिए राजकुमार की मां ने उसे एक रक्षा कवच दिया था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। भूतों ने उसे डरने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार के साहस के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। जंगली जानवरों को आरव ने तलवार के दम पर खुद से दूर रखा और रात के अंधेरे में अपनी राह बनाई। जंगल से निकलते ही उसका पहला इम्तिहान सफलता से पूरा हुआ। इस पहले इम्तिहान में आरव ने अपने साहस और हिम्मत का परिचय दिया। दूसरी परीक्षा, मगरमच्छ के मुंह से मोती लेकर आना। राजकुमार की दूसरी परीक्षा और भी मुश्किल थी। राजकुमार को एक तालाब से एक चमकते हुए मोती को लेकर आना था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, यह मोती एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में था। राजकुमार ने बहुत सोचा। एक बार को तो उसे लगा कि वो परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे राजकुमारी मीरा से शादी करने का ख्याल आया और वो तालाब में कूद गया। आरव ने रस्सी के सहारे से मगरमच्छ को अपने काबू करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ को काबू करना आसान नहीं था। 1-2 बार तो उसने राजकुमार को अपनी पूंछ की मदद से दूर उठाकर फेंक दिया। आरव के एक हाथ पर मगरमच्छ का दांत भी लग गया था, लेकिन उसने हिम्मत की और एक लकड़ी को मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया और रस्सी की सहायता से उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। अब आरव ने मगरमच्छ के मुंह से वो मोती निकला और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। तीसरी परीक्षा, अनमोल सतरंगी फूल लाना। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजकुमार आरव को एक जादुई पहाड़ पर चढ़कर राजकुमारी मीरा के लिए एक अनमोल सतरंगी फूल तोड़कर लाना था, जो सिर्फ सुबह के पहले पहर में खिलता था। पहाड़ पर बहुत से जादुई पेड़ थे, जिन्होंने पूरे रास्ते को अपनी जड़ों से घेरा हुआ था। राजकुमार ने इसका भी एक उपाय निकल लिया। उसने लगभग आधा रास्ता पेड़ों पर चढ़कर पार किया। राजकुमार आरव एक बंदर की तरह पेड़ों पर उछलते हुए इस रास्ते को पार कर रहा था, लेकिन अब तेज ठंडी हवाएं राजकुमार की मंजिल का रोड़ा बन रही थी। राजकुमार ने अपनी तलवार का सहारा लिया और उसे स्थान पर पहुंच गया जहां वो जादुई सतरंगी फूल था।
जैसे ही सूरज की पहली किरण ने पहाड़ की तलहटी को छुआ, आरव ने एक रंगीन सतरंगी फूल देखा जो मानो स्वर्णिम रोशनी से दमक रहा था। फूल की पंखुड़ियां उस अनमोल रंग से दमक रही थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे धीरे उस फूल को उगाने वाली चमत्कारी लता से उसे तोड़ा और उसकी खुशबू ने उसके दिल को एक अनोखी शांति दी। ये फूल न केवल मीरा के लिए था, बल्कि यह उसकी कड़ी मेहनत और प्रेम की जीत का प्रतीक था। राजकुमार के साहस से प्रभावित हुई मीरा। इन तीनों परीक्षाओं को सफलता से पूरा करने के बाद राजकुमार आरव चंद्रपुर के महल में वापस आया। राजा वीर प्रताप उसकी हिम्मत और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मीरा भी आरव के साहस और प्यार से दिल से प्रभावित हो गई। आखिरकार राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में खुशी का माहौल था। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशी और प्रेम के साथ बिताया, और इस तरह राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। सीख: सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा जीत जाती है, बस हमें अपना दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना होता है। सच्चे प्यार को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। मेरे हिस्से की वफा: कायनात और अंबर का प्यार। कायनात और अंबर एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे, बस सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग थे। कायनात उर्दू साहित्य की छात्रा और अंबर कंप्यूटर साइंस का छात्र। दोनों की क्लासें एक ही फ्लो पर होने से अक्सर वे एक दूसरे से टकरा जाते थे। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों पढ़ाई की बातें करते करते पहले पारिवारिक और फिर निजी बातें करने लगे थे और फिर हंसी मजाक तक करने लगे थे। दिन, हफ्ते, महीने ऐसे ही हंसते खिलखिलाते बीत रहे थे। कायनात के लिए अंबर के दिल में अब एक खास जगह बनने लगी थी, लेकिन वो कह नहीं पाया था। अगले हफ्ते अंबर का जन्मदिन आने वाला था, जिसमें उसने कायनात को भी बुलाया, पर वह आने को मना करती रही। अंबर उसे मना ही रहा था कि उसके पहले ही कायनात का फोन बज उठा। उसकी मम्मी का फोन था, जो उसे घर जल्दी आने को कहते हुए बता रही थी कि शाम को 4 बजे कुछ लोग उसकी बड़ी बहन को देखने आने वाले हैं। ठीक है अम्मी, कहते हुए कायनात ने फोन काट दिया। कायनात अंबर से बोली, सॉरी, आज मैं जल्दी घर जाऊंगी। आखिरी क्लास अटेंड किए बिना। अच्छा ठीक है, चली जाना, लेकिन ये तो बताओ कि इस शनिवार को मेरे जन्मदिन पर आ रही हो ना? अंबर, बिना अम्मी अब्बू की इजाजत के मैं घर से कहीं नहीं आती जाती हूँ, और अगर कहीं जाती भी हूँ तो भाई साथ होते हैं। ये सुनकर अंबर का चेहरा उतर गया। ये देख कायनात झट से बोली, अरे बाबा, उदास मत हो। मम्मी को राजी करने की कोशिश करूंगी। अब मुस्कुराओ। ये देवदास वाली सूरत अच्छी नहीं लग रही है। उसके कहने के अंदाज से दोनों खिलखिला उठे। घर पहुंचते ही अम्मी की नसीहतें शुरू हो गई, जरा सलीके से कपड़े पहनना, दुपट्टा सिर पर रखना, तेज मत बोलना, अपनी आपा के साथ ही रहना। जी अम्मी, कुछ और बचा हो तो पर्ची बना कर दे दो, मैं आधे घंटे में रट लूंगी। तेरी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से समझाना पड़ता है, अम्मी कहकर काम में लग गई। मेहमान आ चुके थे। चाय पानी का दौर शुरू हुआ। निखत उन लोगों को पसंद आई, साथ में उन्होंने कायनात को भी अपने दूर के भतीजे के लिए पसंद कर लिया, जिसके लिए कायनात के अम्मी अब्बू ने 2 साल का समय मांग लिया। वे हंसी खुशी राजी हो गए। कायनात कुछ कह न सकी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग में अंबर की तस्वीर घूम गई। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि इस समय उसे अंबर का ख्याल क्यों आया। इधर अंबर के दिल में कायनात के लिए एहसास और जवां हो रहे थे, उधर कायनात इस बात से बेखबर अंबर को केवल एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। निखत की शादी हो गई। उसके बाद कायनात की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 2 साल बीतने को आ रहे थे। निखत की ससुराल वालों ने कायनात के रिश्ते की याद दिलाने का संदेशा भेजा। कायनात अब तक अंबर के प्यार को समझ चुकी थी और खुद भी एहसास कर चुकी थी कि उसका दिल भी अंबर का नाम लेता है। कायनात, मैं तुमसे मुहब्बत करता हूँ, एक दिन अंबर ने दिल की बात कही। मगर मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मैं अम्मी अब्बू से बगावत नहीं कर सकती। उनका भरोसा कैसे तोड़ दूं? मैं बागी का कलंक लेकर जी नहीं पाऊंगी। और हमारा प्यार, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अंबर, ऐसा सवाल न पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं। जिस सवाल का जवाब तुम जानती हो, फिर उससे क्यों भागती हो? मैं मजबूर हूं। मगर मैं नहीं, मैं बात करूंगा तुम्हारे अब्बू से। अंबर, शादी तो मैं अब्बू के कहने पर उनकी इज्जत के लिए कर रही हूँ, मगर मैं शादी से पहले कुंवारी विधवा की जिंदगी नहीं जी सकती। मैं समझ गया, तुम अपनी वफा का हक अदा करो, मेरे हिस्से की वफा भी तुम्हारी। इतना कहते ही अंबर की आंखें छलछला गईं और वह आगे कुछ न कह सका। इंतजार तो किया होता। आरिफ की मासूम बेवफाई कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए शब्बी कुछ जल्दी ही आ गई थी। वो बहुत ही सुंदर और शर्मीली लड़की थी। उसे कम बोलना पसंद था। धीरे धीरे कॉलेज में शब्बी की जान पहचान बढ़ती गई।
लड़के तो उसकी तारीफ करते न थकते, पर शब्बी किसी भी लड़के की तरफ अपनी नजर नहीं उठाती थी। एक दिन आसमान पर बादल घिर आए थे, बिजली चमक रही थी। शब्बी तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई तो वो एक घर के बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। अचानक शब्बी की नज़र एक खूबसूरत लड़के आरिफ पर पड़ी। वो उसे देखकर घबरा गई। तभी आरिफ ने मुस्कान फेंकते हुए कहा, शब्बी जी, आप अंदर आइए न, बाहर क्यों खड़ी हैं? शब्बी यह बात सुनकर शर्मा गई और बारिश में ही अपने घर की तरफ चलने लगी। आरिफ ने बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। बुरा मान गई? मैं कोई पराया थोड़े ही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शब्बी ने झेपते हुए कहा। बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जल्दी ही शब्बी अपने घर की तरफ चल पड़ी। शब्बी सारी रात करवटें बदलती रही। उसकी आंखें आरिफ को खोज रही थीं। उसका बड़े ही प्यार से शब्बी जी कहना उसे बहुत पसंद आया था। आरिफ भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर मुलाकातें होने लगी। एक दिन आरिफ ने कहा, शब्बी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अब एक पल की भी जुदाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूंगा और दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा। कैसी दूरी। बिस्तर पर शीला की उस दिन शब्बी ज्यों ही घर पहुंची, उसकी नज़र कुछ अनजानी औरतों पर पड़ी, पर वो नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। तभी उसकी माँ मिठाई का एक डब्बा लिए उसके कमरे में आई तो शब्बी झट पूछ बैठी, माँ, आज मिठाई किस खुशी में लाई हो? सायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले मिठाई खाओ, फिर मैं बताऊंगी। अच्छा, अब बताइए, शब्बी ने मिठाई खाते हुए पूछा। बेटी, खुशी की बात यह है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। माँ की यह बात सुनकर शब्बी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नज़रों में आरिफ का मासूम चेहरा घूमने लगा। वो बेकरार हो उठी और आरिफ के घर की ओर चल पड़ी। आरिफ उस वक्त कोई गीत गुनगुना रहा था। शब्बी को इस कदर परेशान और दुखी देखकर वो चौंक उठा। क्या हुआ शब्बी, तुम इस तरह परेशान क्यों हो? आरिफ, शब्बी कांपते हुए बोली, माँ ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं अब तुम्हारे बिन एक पल भी, छोड़ो भी यह फिल्मी अंदाज। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शादी कर लो। आखिर कब तक कुंवारी बैठी रहोगी? तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी क्या? आरिफ की यह बात सुनकर शब्बी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो कांपती आवाज में बोली, आरिफ, मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवफा हो। इतना कहकर शब्बी ने खिड़की के रास्ते नीचे छलांग लगा दी। ये देखकर आरिफ चीख पड़ा। वो दौड़ता हुआ लहूलुहान शब्बी के पास पहुंचा। शब्बी, ये तूने क्या कर लिया? देखो शब्बी, मैं हूँ। हाँ, मैं, तुम्हारा आरिफ, तुम्हारा हमराज। आंखें खोलो, कुछ पल तो इंतजार किया होता। वो तो मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए। उठो शब्बी, मेरी दुल्हन। आरिफ दीवानों की तरह चिल्लाए जा रहा था, लेकिन शब्बी तो अब इस द